हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अनुप सिंह एजुकेशन एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। आज 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का 6th लेसन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैश्वीकरण होता है क्या है। तो यहाँ पे वैश्वीकरण से पहले आप थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म जानिएगा, वैश्वीकरण की ज़रूरत भारत में क्यों पड़ी, ये बातें समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 1991 का वक्त। कब का वक्त याद रखिएगा? 1991 का। उस समय भारत का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और उस समय भारत का फाइनेंस अर्थात वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बने। तो 1991 में हमारे देश में बहुत बड़ा आर्थिक महामंदी आया था। क्या आया था? आर्थिक संकट आया था। और जो भारत का मुद्रा कोष होता है ना, उसमें भारत का जो मुद्रा कोष होता है उसमें मात्र भारत सरकार के लिए 15 दिन की खरीदारी के लिए केवल राशि बचा था। इतने कंगाल हम लोग हो गए थे। और हम लोगों के ऊपर और ये आर्थिक संकट आया क्यों था, इसका कारण था बहुत सारे 1980 में बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिसको नेताओं के द्वारा डिसमैनेज कर दिया गया, जिस कारण ये आर्थिक संकट आया था। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत को लगभग 7 बिलियन डॉलर की आवश्यकता थी। कितने बिलियन डॉलर की आवश्यकता थी? 7 बिलियन डॉलर की आवश्यकता थी। और 7 बिलियन डॉलर की आवश्यकता हम लोग की पूरी किया विश्व बैंक। हम लोग सबसे पहले प्रयास किए कि ये जो 7 बिलियन डॉलर है किसी कंट्री से मांग के और अपना काम चला लेते हैं, लेकिन कोई देने को राजी नहीं हुआ। तो हम लोग विश्व बैंक के पास गए। तो विश्व बैंक कर्ज देने को तैयार तो हुआ, लेकिन एक शर्त पे देने को तैयार हुआ। और वो क्या बोला कि आप अपने कंट्री में ये 7 बिलियन डॉलर आपको कर्ज के रूप में मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने कंट्री में एलपीजी लाना होगा। क्या लाना होगा? एलपीजी। अब देखिए ये एलपीजी जो आप देख रहे हैं वो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है। जीडीपी का लोग आजकल ऐसा फुल फॉर्म बना रहे हैं, जी से गैस और पी से पेट्रोल और टी से डीजल। आई मीन लोग पॉजिटिव वे में से ऐसे सोच रहे हैं कि जीडीपी हम लोगों का बढ़ रहा है, अर्थात गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उसके बाद डीजल का भी दाम बढ़ रहा है, तो जीडीपी हम लोगों का ग्रोथ है, ऐसे इस केस में बोल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे वो एलपीजी और जीडीपी वैसे नहीं देखना है आपको। यहाँ पे एलपीजी देखना है। एलपीजी का एल से यहाँ पे होगा लिबराइजेशन और पी से होगा प्राइवेटिजेशन और जी से होगा ग्लोबलाइजेशन। क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे लिबराइजेशन, इसका अर्थ होगा उदारीकरण। इसका अर्थ क्या होगा? उदारीकरण। यहाँ पे प्राइवेटिजेशन का मतलब होगा निजीकरण। और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब होगा वैश्वीकरण। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से हमारे देश में निजीकरण का भाव आया 1991 में, उदारीकरण का आया और वैश्वीकरण का भाव आया। अब हम लोग समझते हैं वैश्वीकरण होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलो अब वेट करो, रुक जाओ। अब वैश्वीकरण को समझाते हैं तुमको अच्छे तरीके से। अब देखो वैश्वीकरण समझिएगा। वैश्वीकरण बहुत ही छोटा टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है और बेहद आसानी तरीके से आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। देखिए वैश्वीकरण में 2 शब्द आपको दिख रहा होगा, पहला विश्व और दूसरा आपको दिख रहा होगा एकीकरण। क्या दिख रहा होगा? एकीकरण। अब देखिए विश्व में कितने देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए 264 देश हैं। कितने देश हैं? 264। और उन लोगों की हम लोग अर्थव्यवस्था को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? अर्थव्यवस्था को। और अर्थव्यवस्था को उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका एकीकरण कर देंगे या उसमें सामंजस्य स्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे? सामंजस्य स्थापित कर देंगे। और इसी प्रक्रिया को, सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण।
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, वैश्वीकरण होता है क्या है। तो किन्हीं दो देशों के अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। किन्हीं दो देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अब देखिए वैश्वीकरण भारत में प्रारंभ कब हुआ, नई आर्थिक नीति से। कब प्रारंभ हुआ, नई आर्थिक नीति से ये प्रारंभ हुआ। और नई आर्थिक नीति लागू कब किया गया था, तो मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1991 में। नई आर्थिक नीति में तीन तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया गया। पहला आपका इसमें उदारीकरण को अपनाया गया नई आर्थिक नीति में, दूसरा निजीकरण को अपनाया गया और तीसरा वैश्वीकरण को तो अपनाया ही गया, वैश्वीकरण को। तो अब बातें यहाँ पे एकदम क्लियर हो गई होंगी आपकी, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो देशों के अर्थव्यवस्थाओं के बीच या दो से अधिक देशों के अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण का प्रादुर्भाव हमारे देश में 1991 के नई आर्थिक नीति के तहत हुआ। उसी में उदारीकरण और निजीकरण भी साथ आ गए। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वैश्वीकरण के अब अंग कितने होते हैं। तो वैश्वीकरण के अंग याद रखिएगा, वैश्वीकरण के अंग होते हैं 5। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं, 5। और पांचों अंगों को यहाँ पे ध्यान से समझिए। वैश्वीकरण के अंग कितने होते हैं, 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। अब पहला अंग क्या होता है, आप याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका अपनाइएगा। पहले आप देख लीजिए, व्यवसाय और व्यापार में अवरोध की कमी। पहला अंग क्या होता है, व्यवसाय और व्यापार में अवरोध की कमी, ये पहला अंग हो गया। दूसरा होता है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। और तीसरा याद रखिएगा, तीसरा होता है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। उसके बाद चौथा आपका होता है, याद रखिएगा, श्रम का निर्बाध प्रवाह। किसका निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह। उसके बाद ये पांचवा इसका अंग होता है, पांचवा अंग होता है पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। ये पांचवा अंग होता है, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। अब ये पांचों अंगों को याद करने का एक तरीका है जिसको आप ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है VPPSP। VPPSP, ये VPPSP से याद रख सकते हैं। V से व्यवसाय और व्यापार में अवरोध की कमी, P से पूंजी का निर्बाध प्रवाह, फिर P से प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, S से श्रम का निर्बाध प्रवाह और फिर P से पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। अब तुमको बताते हैं कि जो 1991 में यहाँ पे देखो, 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी उसकी क्या क्या खासियत थी, क्या विशेषताएं थी, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले जो नई आर्थिक नीति थी उसकी पहली विशेषता, उससे हम लोगों को पहला बेनिफिट ये हुआ ना कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल कर दिया गया। भारत को कहाँ शामिल कर दिया गया था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल कर दिया गया। देखिए नई आर्थिक नीति में क्या किया गया, वैश्वीकरण को लागू किया गया। वैश्वीकरण के तहत जो चाइना थे, अमेरिका थे, अपना प्रोडक्ट भारत में आके बेचने लगे और उन लोगों के प्रोडक्ट को हम लोग पीछा करने के लिए क्या किए, उत्पादन में वृद्धि किए, अपनी क्वालिटी बढ़ाया और कंपटीशन करने लगे उन लोगों से। तो पहला बेनिफिट क्या हुआ, कंपटीशन करने से बेनिफिट कंपटीशन करने वालों को होता है। मान लीजिए मैं compete करूँगा किसी बंदे को, तो उससे आगे निकलने का प्रयास करूँगा और बेनिफिट किसको होगा, आगे निकलने के चक्कर में हम खुद को इम्प्रूव कर लेंगे। ऐसा बोला जाता है कि बेटा कंपटीशन किसी और से ना करो, खुद से करो और हर एक दिन खुद को इम्प्रूव करो। लेकिन ये संभव नहीं है। आप अगल बगल के लोगों को पहले कम्पीट कीजिए। अब उन लोगों को जब कम्पीट आप कर लीजिए तो अब खुद पे मेहनत कीजिए,
खुद को कम्पीट कीजिए। तो पहले अगल बगल के लोगों को कम्पीट कीजिए, उसके बाद खुद को कम्पीट कीजिए। तो यहाँ पे देखो भारत को पहला बेनिफिट ये हुआ कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल कर दिया गया। दूसरा, नई आर्थिक नीति से ये लाभ हुआ ना कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण जो थे उनको बढ़ावा मिला। और तीसरी बातें याद रखिएगा, तीसरी बेनिफिट ये हुआ कि जो उद्योग थे उनको अनावश्यक प्रतिबंध जैसे लाइसेंस और कोटा होते हैं उनसे मुक्त कर दिया गया। पहले बुआ तुमको पता नहीं होगा, पहले जो भी छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ भी खोलनी होती थी ना तो सरकार से जाकर लाइसेंस लेना पड़ता था। अब मान लो छोटी सी लिपस्टिक की फैक्ट्री ही खोलनी है तो पहले तू जाके सरकार से उसका लाइसेंस लेगा। अब उत्पादन में वृद्धि भी करना है तो जाके सरकार से क्या पड़ेगा, लाइसेंस लेगा कि अब मेरे को उत्पादन बढ़ाना है, लिपस्टिक का कलर बदलना है, एटे से। तो वो सब लाइसेंस राज वाले चलता था। लेकिन उदारीकरण जैसे ही आया ना ये सब खत्म हो गया। तो बेनिफिट भारत को ये तीनों हुई। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं किसी भी सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अर्थात किसी भी चीज़ का एक रॉन्ग इफेक्ट होता है, एक राइट इफेक्ट होता है। जैसे अभी वैक्सीन जो बना है उसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा मोड़ा पड़ रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान को मतलब बुखार आ जा रहा है, किसी को बुखार आ जा रहा है। तो देखो रॉन्ग इफेक्ट भी होता है उसका, साइड इफ़ेक्ट और राइट इफेक्ट भी होता है, साइड इफ़ेक्ट और राइट इफेक्ट भी होता है। तो देखिए वैश्वीकरण जो था, वैश्वीकरण से लाभ भी हुआ और हम लोगों को हानियाँ भी हुई। पहला लाभ हम लोगों को ये हुआ कि जीवन स्तर में वृद्धि आ गया। किस में वृद्धि आ गया? जीवन स्तर में वृद्धि आ गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि विदेशी व्यापार में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और तीसरा लाभ हम लोगों को हुआ कि विदेशों में रोजगार के अवसर मिलने लगे। हम लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भी जाके काम करने लगे। और चौथा लाभ ये हुआ कि नई तकनीकों का, नए नए यंत्र, नए नए मशीनों का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ। तो 4 को बेनिफिट हुआ भारत को। वैश्वीकरण से कितने बेनिफिट हुए? लगभग 4। पहला बेनिफिट हुआ 4, इसको नहीं बोल सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे मुख्य रूप से हम आपको बता रहे हैं। तो वैश्वीकरण से पहला लाभ ये हुआ कि भारत के जो लोग थे उनके जीवन स्तर में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। दूसरा, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुआ, विदेशों में रोजगार के अवसर नए नए आने लगे और नए नए तकनीकों का आगमन भी हुआ। अब देखो यहाँ पे इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। ये राइट इफ़ेक्ट हो गया। अब साइड इफ़ेक्ट पे नज़र मारते हैं। यहाँ पे देखो राइट इफ़ेक्ट यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरा भाई। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ पहला कि घरेलू उद्योगों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे में चाइना वाले जो है अपना मरकरी वगैरह आके बेचते हैं, तो यहाँ के जो कुम्हार लोग हैं अपना दिया वगैरह बनाए होते हैं, तो उन लोगों की बिक्री कम होती है और वो चाइना वाले प्रोडक्ट की बिक्री ज़्यादा हो जाती है। तो जो घरेलू छोटे मोटे उद्योग थे उन पे नकारात्मक प्रभाव हुआ। और आप लोगों के अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए कि वो चाइना वाले प्रोडक्ट यूज ना करें। अपने ही मतलब घरेलू उद्योग द्वारा बने, जो कुम्हार के द्वारा बने जो दिए हैं, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम अपनों के काम आएंगे यार, स्वदेशी पे बल देंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला इफेक्ट ये पड़ा कि घरेलू उद्योगों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा, आय वितरण की क्या हो गई? विषमता हो गई। अब देखो बड़े बड़े कंपनी जो चाइना वाले हैं वो क्या करेंगे? मरकरी वगैरह बना के यहाँ पे आके सेल करेंगे। तो आय वितरण में विषमता, अर्थात आय का अधिकांश भाग जो है उन्हीं लोगों को मिल जाता है और कुछ बचे कुछ हिस्से ही लोगों को मिल पाता है। तो उसमें विषमता आ गया। और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार, वैश्वीकरण के द्वारा उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार होता है। तो चलो देख लो, यहाँ पे समझ लिया तुम लोग नई आर्थिक नीति की विशेषताएं क्या थी। तो पहला क्या था? भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया। दूसरा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला और आवश्यक प्रतिबंध से उद्योगों को मुक्ति मिली। और वैश्वीकरण के लाभ क्या थे? जीवन स्तर में वृद्धि हुआ, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुआ, विदेशों में रोजगार के अवसर मिले और नए तकनीकों का आगमन हुआ। हानि क्या हुआ इससे? तो घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, आय वितरण की विषमता हुई और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हुआ। अब हम लोग समझेंगे अब आप लोगों को समझाएं कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, निवेश क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, विदेशी निवेश क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन की सामान्य जानकारियाँ लेनी है और विश्व बैंक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं उदारीकरण को। तो उस उदारीकरण को समझने के लिए हम लोग सरकार को उठाते हैं और सरकार के
पैरेलल उद्योगों को उठाते हैं। यहाँ पे देखो उद्योग को उठाए, तो देखो सरकार क्या करती थी 1990 से पहले, 1991 से पहले इन उद्योगों पे प्रतिबंधें लगाती थी। क्या लगाती थी? प्रतिबंध लगाती थी। और कैसा प्रतिबंध लगाती थी? अनावश्यक। कैसा प्रतिबंध लगाती थी? अनावश्यक प्रतिबंध लगाती थी। और अनावश्यक प्रतिबंध में क्या क्या आ जाएगा? पहला लाइसेंस आएगा, दूसरा आएगा कोटा और एटीसी, बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सरकार क्या करती थी, इन उद्योगों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाती थी पहले, और उन्हीं प्रतिबंधों को, उन अनावश्यक प्रतिबंधों से उद्योगों की जो मुक्ति हुई या छुटकारा मिला, उसी को हम लोग क्या बोले? उदारीकरण। उसी को हम लोग क्या नाम दिए? उदारीकरण। उदारीकरण। तो अब उदारीकरण को डिफाइन आप आसानी से कर सकते हैं। सरकार द्वारा उद्योगों पर लगाए गए प्रतिबंधों, अनावश्यक प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस और कोटा से छुटकारा दिलाना या हटा देना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, उद्योगों को सरकार के द्वारा जो भी प्रतिबंध, अनावश्यक प्रतिबंध लगाया जाता है, उससे मुक्ति पाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। तो उदारीकरण में आपको मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगा। अब देखो उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? तो अपनाई गई 1991 में। याद रखना, कब अपनाई गई? 1991 में अपनाई गई। तो उदारीकरण से आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होंगी। अब समझते हैं कि निजीकरण क्या होता है। तो निजीकरण को ध्यान से समझिए। निजीकरण, उसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी है कि मोदी भाई साहब ने भारतीय रेल के कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट को, मतलब कुछ भाग को, कुछ पार्ट को नहीं, कुछ भाग को क्या किए? अंबानी के हाथों भेज दिए। तो यहाँ पे अभी देखोगे निजीकरण क्या होता है। निजीकरण को समझना, निजीकरण में क्या होता है, सरकार क्या करती है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं जैसे हो गया रेलवे, सरकारी स्कूल, ये सब etc। तो यहाँ पे देखो सरकार क्या करती है, इन सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी संस्थाएं हैं उनको निजी क्षेत्र में बेच देती है। निजी क्षेत्र के हाथों क्या करती है? बेच देती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निजीकरण। तो वो निजीकरण को परिभाषित करना हो तो आप क्या डेफिनेशन दीजिएगा? सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को निजी क्षेत्रों में बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निजीकरण कहलाती है। और निजीकरण की नीति भारत सरकार कब अपनाया था? 1991 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1991 में। अब देखो निवेश क्या होता है वो समझो। अब देखो यहाँ पे निवेश, ध्यान दो यहाँ पे निवेश पे। निवेश देखना यहाँ पे निवेश समझना। सबसे पहले निवेश के लिए आपको परिसंपत्ति के बारे में जानना है। परिसंपत्ति क्या होता है? परिसंपत्ति ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो परिसंपत्ति होता है जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, उपकरण हो गया। भूमि, भवन, उपकरण, ये परिसंपत्ति हो गया। इन सभी को खरीदने पे जो मुद्रा व्यय की जाती है, क्या व्यय किया जाता है? मुद्रा व्यय किया जाता है या खर्च किया जाता है। उन्हीं खर्च को हम लोग क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? निवेश। तो परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, उपकरण को खरीदने में जो मुद्राएं खर्च की जाती हैं, इनको क्या करने में? खरीदने में जो मुद्राएं व्यय की जाएंगी उसे क्या बोलेंगे? निवेश बोलेंगे। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां समझना और उसके बाद विदेशी निवेश समझेंगे। निवेश आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां समझना। यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां होता है क्या है? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे कंपनी है ये, और ये कोई कंपनी है और ये क्या करती है? भारत में भी उत्पादन करती है, चीन में भी जाके उत्पादन करती है, अमेरिका में भी जाके उत्पादन करती है। मान लो एक से अधिक कंट्री में क्या कर रही है? इन तीनों देशों में क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है, या उत्पादन पे क्या कर रही है? नियंत्रण रख रही है, कंट्रोल कर रही है। तो ये जो कंपनी होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। तो अब इसका सीधा सा मतलब समझना, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं वो समझना ध्यान से। तो वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पे नियंत्रण रखती है उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी
समझ में आ गया होगा तो आपके लिए ये समझना आसान है विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को तुम यहाँ पे देख रहे हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा जो भी निवेश किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश बोलेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो भी निवेश किया जाएगा उसे क्या बोलोगे, विदेशी निवेश बोलोगे। तो इतना में तुमको दिक्कत नहीं होगा। पहला उदारीकरण, तो उदारीकरण में आपको क्या समझाएंगे कि सरकार के द्वारा जो फैक्ट्रियों पे अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसको हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। निजीकरण में आपको क्या समझाएं, सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनको निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना निजीकरण कहलाता है। और ये दोनों उदारीकरण और निजीकरण कब स्टार्ट किया गया था, 1991 में स्टार्ट किया गया था। दूसरी बातें आपको बताएं यहाँ पे निवेश क्या होता है। तो परिसंपत्ति जैसे भूमि, भवन, उपकरण को खरीदने में जो मुद्राएं व्यय की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपको बताया, तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पे क्या करती है, नियंत्रण रखती है, उसे क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। अब समझते हैं यहाँ पे एक और बात आपको समझना है, मॉल या शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं। ये आपका 2 नंबर में पूछता है तो वो समझिएगा। मॉल या शॉपिंग मॉल, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसको आप अपने क्षेत्र में देखे भी होंगे, मॉल या शॉपिंग मॉल। तो इसको डिफाइन करना हो तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, शहरों में, कहाँ पे बुआ, बड़े बड़े शहरों में एक ही छत के नीचे, एक ही किसके नीचे, छत के नीचे आवश्यकता की सारी वस्तुएं क्या की जाती है, बेची जाती हैं। आवश्यकता की सारी वस्तुएं क्या की जाती है, सारी वस्तुएं बेची जाती हैं। और इस प्रकार एक बड़े दुकान का सृजन होता है जिसको क्या बोलते हैं, मॉल या शॉपिंग मॉल बोलते हैं। तो शॉपिंग मॉल को डिफाइन करना हो तो क्या बोलिएगा, बड़े बड़े शहरों में एक ही छत के नीचे आवश्यकता की सारी वस्तुएं बेची जाती है। इस प्रकार एक बड़े दुकान का सृजन होता है जिसे क्या बोलते हैं, मॉल या शॉपिंग मॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे तू मेरा भाई समझना, अब तुमको हम बताते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे अब तुमको, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन के बारे में तुम यहाँ पे देखना, पहले विश्व व्यापार संगठन लिख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में मात्र आप ये बातें याद रखिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WTO और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इतना आप याद रखिएगा। अब दूसरी बातें यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो एक स्थापना हुआ था 1995 में। कब हुआ था, 1995 में। अब देखिए आगे इसके बारे में याद रखिए आपके, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश हैं 164। इसके कितने देश सदस्य हैं, 164 देश सदस्य। अब देखो यहाँ पे समझना मेरा भाई कि विश्व व्यापार संगठन ये करता क्या है, काम क्या करता है। तो आप याद रखिएगा ये काम करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी क्या बनाता है, नियम बनाता है। व्यापार संबंधी क्या करता है, नियम बनाता है, नियम बनाता है। तो आप विश्व व्यापार संगठन के बारे में इतना ही याद रखिएगा। पहली बात ये याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में बोलते हैं WTO। क्या बोलते हैं, WTO। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुआ था 1995 में। कब हुआ था, 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164 है। कितनी है बउआ, 164। और इसका काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को बढ़ाना। अब जान लेते हैं हम लोग विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। तो वेट करो थोड़ा, इसको साफ कर ले, उसके बाद विश्व बैंक के बारे में बताते हैं तुमको। विश्व बैंक, चलो विश्व बैंक के बारे में आप पढ़ते हैं यहाँ पे। विश्व बैंक,
विश्व बैंक को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड बैंक। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? WO। क्या बोलेंगे? WO। इसका अन्य नाम, एक और नाम इसका है, अन्य नाम इसका है WGO। WBG अर्थात वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका अन्य नाम हो गया, जिसको आप बोल सकते हैं विश्व बैंक समूह। हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व बैंक समूह। और विश्व बैंक समूह कितने संस्थाओं का सम्मिश्रण है? तो आप याद रखिएगा 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ये क्या है? सम्मिश्रण है। अब यहाँ पे विश्व बैंक की बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी मेरा भाई? 1944 में हुआ था। और आगे इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसके सदस्य देशों की संख्या 189 अर्थात 189 है। कितना है? 189। अब इसका मुख्यालय जान लो कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो एक मुख्यालय पड़ता है बउआ वाशिंगटन में। कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो पड़ता है कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अब देखो एक और काम क्या है, विश्व बैंक काम क्या करता है? तो ये सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता राशि प्रदान करता है, या कर्ज बोल सकते हैं। और किसको ये देता है? तो एक कर्ज आप जानिएगा देता है इसके जो सदस्य देश हैं उनको।